सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूं, जो कि फाइनल टर्म के सब्जेक्ट का फाइनल टर्म के सिलेबस का है। लास्ट वीडियो में मैंने 19 टू 30 कवर किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। मैं आपको फिर ये चीज़ समझा दूं कि आप ये जो कोर्स पढ़ रहे हो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। यानी आप एक अपने आप को कंसीडर कर रहे हो कि आप एक मैनेजर हो, ठीक है। किसी कंपनी में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसने क्या क्या करना होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसने कैसे चलना होता है। लास्ट में हमने देखा कि कैसे हमने शेड्यूल करना होता है, कैसे चलना होता है। और फिर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ चले गए थे कि क्वालिटी को अश्योर कैसे करना है। अब उसी में हम आगे जो है चलेंगे हम कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर जाते हुए हम देखेंगे आगे कि जो आपकी जो क्वालिटी जो आपने श्योर कर ली, अब सॉफ्टवेयर की सेफ्टी, यानी जो आपने इसका सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर का बचाव, ये सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन, ये सॉफ्टवेयर को किसी चीज़ से बचाना है। सॉफ्टवेयर को अंदरूनी सिस्टम से, कि जो आप सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है एसक्यू की, that focus on identifying the potential hazard they will affect the software negatively and cause the entire system to fail. Modeling and analyzing process is conducted as a part of software safety, and hazards are identified categorized by criticality and risk। यानी उसके कहने का मकसद मतलब ये है कि इंटरनल जो आपका जो इंटरनल आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो एसक्यू की एक्टिविटी है, उससे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो उसके हैजर्ड्स हैं या पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, उससे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है और इंटायर सिस्टम फेल हो जाता है जब आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर सेफ्टी के अंदर पार्ट आता है। सॉफ्टवेयर हैजर्ड्स किस होते हैं? कॉज अनकंट्रोल एक्सेलरेशन दैट कैन नॉट बी स्टॉप। एक गाड़ी की उन्होंने एग्जांपल दी है कि उसका एक्सेलरेशन को दबाए बगैर वो चली जा रही है और रुक नहीं रही। पैडल जो है वो उसको दबाने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ब्रेक का। और डज नॉट इंगेज व्हेन द स्विच इज एक्टिवेट नहीं हो रही। स्लो और स्पीड ज़्यादा कम नहीं हो रही। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ऑटोमेटेड जो गाड़ियां हैं उनके लिए है, ये उसने एग्जांपल दी है। वन सिस्टम लेवल हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द टेक्निक आर यूज्ड टू असाइन द सेवेरिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence। यानी एक तो जब आपको हैजर्ड पता चल जाएगा इस सॉफ्टवेयर में कोई मसला है, तो फौरन आप उसको ठीक करो और फिर उसको पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उसको स्वेट ही देखो कि कितने हद तक वो डेंजरस है, ठीक है। उसको फिर उसको ठीक करने की तरफ लेके जाओ। उसके बाद एक पोका जो कि मिस्टेक प्रूफिंग है, जो कि बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। ये क्या चीज़, क्या टेक्निक है? ये 1960s में आई थी, टोयोटा ने दी थी 1960s में। Poka-yoke devices are the mechanism that lead to prevention of potential quality problem before it occurs। क्वालिटी प्रॉब्लम कोई आने से पहले ही उसको जो है वो उसको प्रिवेंट करने का, कि कोई प्रॉब्लम इसमें आ सकती है इस तरह के रिलेटेड, आपका जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर ये क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकती है इतने टाइम के बाद। उसको पहले ही जो है वो प्रिवेंटेशन का सिस्टम उसके अंदर मौजूद हो। और रैपिड डिटेक्शन और क्वालिटी प्रॉब्लम इफ दे आर इंट्रोड्यूस, जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रैपिड डिटेक्शन एक तो हो, और ताकि वो फटाफट बता दे कि हाँ जी इस सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे एग्जांपल दिया, लाइट्स ऑन इफ द कार डोर इज नॉट प्रॉपरली क्लोज। जब तक गाड़ी का दरवाजे खुले हुए हैं तो वो लाइटें ऑन रखे। वार्निंग बीप इफ इंजन इज टर्न ऑफ व्हेन द लाइट्स आर ऑन। ये इसने जस्ट एग्जांपल दी है, ठीक है। ओके, जो डिवाइस सिंपल और चीप होनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस का एक पार्ट है। इट इज लोकेटेड नियर द प्रोसेस टास्क विद मिस्टेक अकर। ये नियर, ये कोई वो डिवाइस नहीं है, ये एक टेक्निक है पोका या मिस प्रूफिंग, मिस्टेक प्रूफिंग। यानी मिस्टेक को पकड़ने के लिए कोई गलती हो जाए, कोई मसला आ जाए सॉफ्टवेयर के अंदर। उसने आपको डिफरेंट एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे उसने ये आपको दी है कि लैंग्वेज की एग्जांपल दी है
कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक मेन्यू है जिसके अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है, तो और वही लैंग्वेज जो है वो वही वेबसाइट जो है वो उर्दू में भी है। तो उसमें रोमन उर्दू में वो लिखी हुई है, जैसे वो बंद करें उसमें उर्दू में होगा बंद करें, और उसके अंदर इंग्लिश में होगा क्लोज। ठीक है। तो वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज हो रही होनी चाहिए। अगर वहां पर कोई मिस्टेक आती है, समटाइम वो उर्दू से लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, आपकी जो अप्रोप्रिएट इसलिए दी है कि उर्दू में वो कर लेगा। ठीक है। अगर वो किसी और लैंग्वेज में नहीं कर रहा है या कोई इशू आ रहा है, वो उसे फौरन पकड़े और फौरन आपको जो है वो पकड़ के डिवाइस जो है वो साथ लगी होनी चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर दे कि यहाँ पर मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद जो हम जो नया टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये होता है कि आपका थ्रू आउट प्रोसेस जो आपका सॉफ्टवेयर का है, उसके अंदर डिफरेंट जगह पे चेंजेस आती हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में, कहीं पर कोडिंग में, कहीं एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में, हर जगह कहीं ना कहीं चेंजेस आती हैं। ठीक है। ठीक है। आपकी कहीं कोई ना कोई मुसलसल चेंजेस होती रहेंगी। कभी आपका क्लाइंट को चीज़ चेंज करेगा, कभी आपको चेंज करोगे। तो द इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग, जब तक प्रॉपर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं होगी आपके पास, कि सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे मैनेज हो रही हैं, कैसे वो सारी चीज़ें हैं, ये इसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कैसे है, यानी हर फेज के ऊपर चेंजेस हो रही हैं, तो मॉनिटर हो कि जो चेंज हुई है वो प्रॉपरली चेंज इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे प्रीवियस रिक्वायरमेंट इफेक्ट तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जब तक एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब तक ये चीज़ नहीं करेगा, जब तक एससीएम फंक्शन नहीं करेगा, तो मसले आते रहेंगे। अब चेंज उसने कहा है, ये डिफरेंट केओसेस लिखे हुए हैं। ये पेपर में पूछ भी लेता है कि जब कोई चेंज हो तो कैसा केओस आएगा। अब डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट किस्म के केओसेस आ सकते हैं, ये उसने मुख्तलिफ लिखे हैं। मैं आपको नीचे जाके इसकी बताता हूँ। एस सी एम इज अ फंक्शन दैट इफ इम्प्लीमेंटेड विल रिड्यूस द प्रॉब्लम टू मिनिमम लेवल। अब क्या होगा, किसी जगह कोई केओस आ गया, कुछ चेंजेस हमने की रिक्वायरमेंट में, और वो पिछली रिक्वायरमेंट से क्लैश कर गई, यानी वो पिछली रिक्वायरमेंट कुछ और थी, अगली रिक्वायरमेंट कुछ और आ गई, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में कुछ और चला गया। अब वो चीज़ तो रिक्वायर्ड ही नहीं थी, वो एक नई चीज़ आ गई। अब उसके साथ जो बाकी चीज़ें थी वो इंटीग्रेट नहीं हुई, या बाकी जो सॉफ्टवेयर था का पार्ट था वो उससे नहीं हुआ, तो केओस हो गया। डिफरेंट किस्म के लिखे हैं, मैं आप इनको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। हाउ हैज़ एवरीथिंग बीन कंपाइल्ड, टेस्टिंग स्टेज के ऊपर क्या वो चीज़ें सारी चीज़ें कंपाइल हुई हैं। दिस प्रोग्राम वर्क येस्टरडे, कल चल रहा था आज क्यों नहीं चल रहा। उसमें कुछ चीज़ अपडेट आई है, वो कल तक सॉफ्टवेयर चल रहा था। सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं होता कि एक दिन चले तो अगले दिन ना चले, थकता तो है नहीं वो। तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आई हैं, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से उसमें मसला आया, रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। The purpose of SCM is to establish and maintain the integrity or the software products through the product life cycle के थ्रू, एक पूरे मेंटेन करें उसकी इंटीग्रिटी सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल के थ्रू। अच्छा, मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसके बाद अभी हम इसको मैं आपको फर्दर एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले एक वर्ड है बेस लाइन। Software system are called baseline and serve as a starting point for further development. ठीक है। A baseline is a software configuration management concept that help us to control the change without seriously impeding the justified change. It is defined as यानी बेस लाइन वो होती है, उसकी एक डेफिनेशन आई ट्रिपल ई नहीं दी है, ये पेपर में भी आ जाती है। स्पेसिफिकेशन और अ प्रोडक्ट दैट बीन फॉर्मली रिव्यूड एंड एग्रीड अपॉन दैट देयर आफ्टर सर्व एज अ बेसिस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड देन कैन बी चेंज ओनली थ्रू आउट द चेंज एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स। ये वो कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर का एक फाइनल एक बेसिक फॉर्म बना ली जाती है कि ये एक प्रो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसमें अकॉर्डिंग टू फिर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक कुछ चेंज आती है, तो वो एक बेस उसे कंसीडर कर लिया जाता है कि इसके ऊपर हम फर्दर जो है वो अपडेशन करेंगे। इससे पिछले वर्जन पे नहीं जाएंगे, ये एक वर्जन है, फाइनल वर्जन है, जिसके ऊपर हमने सॉफ्टवेयर पे चलाना है, और इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो इसी में करनी है, इससे पीछे नहीं जाना। Software configuration item is the information that is created as a part of software engineering process.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का जो वो प्रोसेस में जो चीज़ जो क्रिएट होगी वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टास्क की तरफ हम चलते हैं, उससे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। उसका टास्क होता है पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल का कौन सा वर्जन चल रहा है, किस तरह चल रहा है, चेंज कंट्रोल कि किस तरह चेंज होना है, क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए, क्या चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हुई हैं, जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उसका ऑडिट किया जाए कि वो ठीक हुआ है। फिर रिपोर्टिंग इन दी एंड रिपोर्ट किया जाए कि ये वर्जन जो है वो स्टेबल थे और कौन से वर्जन जो है वो चलने चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग के अंदर भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब वर्जन की तरफ हम चलते हैं कि प्रोडक्ट रिलीज नंबर या वर्जन ये क्या चीज़ होती है, ये क्या है। इसके नीचे आपको एक डायग्राम दी हुई है। एक पहले लिखा है 1.0 फिर 1.0 0.1 है, फिर ये 2 है, फिर 1.1 हो गया ये, फिर 1.1.1 हो गया, फिर 1.2.0 हो गया। अब उसका सब वेरिएंट है ये सबसे पहले हुआ इनिशियल बेसलाइन, ये है, उसकी अपडेट हो गई, ये बना, उसका अपडेट ये हो गया बना। फिर वो 1.1 वेरिएंट, दिस इज द बेसलाइन, अनदर बेसलाइन। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर अपडेट हो गया, फिर ये बेसलाइन बन गया, ठीक है। यानी ये ये इसके ऊपर बेस ये जो है 1.0.2 ये 1.1.0 के ऊपर बेस करता है। अब इसके ऊपर आगे ये उसका मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो गई इसके अंदर, इसको हमने बेस लाइन कंसीडर किया, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन देखे होंगे, ये पहला वर्जन है, ये 15 पॉइंट समथिंग वर्जन है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ के अंदर अपडेशन आती रहती हैं, चेंजेस आती हैं, टाइम के साथ चीज़ें जो हैं वो नई डेवलप होती रहती हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, क्लाइंट कहता है मैंने सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं चलाना। ये विद द टाइम जो है वो नई नई रिसर्च आती रहती हैं, तो वो वेबसाइट या वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं। एंटीवायरस हो गया, ये जो मैं डॉब यूज़ कर रहा हूँ ये भी, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी अपडेट आती रहती हैं, उसके वर्जन भी आप देखा करें चेंज होते रहते हैं। तो विद द टाइम चेंजेस आती रहती हैं और वो वर्जन में अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। चेंजेस को कंट्रोल किया जाए कि अगर वर्जन स्टेबल नहीं है, अगर वो वर्जन जो लॉन्च हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, अगर उसमें वर्जन में कोई इश्यू है, कोई मसला है, तो उसको कंट्रोल किया जाए प्रॉपरली। ये ना हो कि वन स्टेबल वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। अब चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसेस इज चेंज कंट्रोल अथॉरिटी। इसको आपने याद कर लेना है, चेंज कंट्रोल अथॉरिटी और चेंज कंट्रोल बोर्ड। ये आज सी ए और इंक्लूड पीपल फ्रॉम बोथ डेवलपर एंड क्लाइंट साइड। ये पेपर में सवाल भी आ जाता है कि सी सी ए या सी सी बी क्या चीज़ है। ये चेंज कंट्रोल अथॉरिटी है, चेंज कंट्रोल बोर्ड है, यानी जिसने कंट्रोल करना है कि क्या चीज़ चेंज होगी, क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये उसका काम नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उस मीटिंग में ज़रूर बैठता है कि हाँ जी क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए और क्या चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, और क्या चीज़ चेंज होगी तो उसके केओस कैसे आ सकते हैं, इफेक्ट क्या हो सकते हैं और क्या फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। The CCP decide whether to allow this change to happen or deny. If it is decided the change is needed, an engineering change order or ECO is generated. अगर वो डिसाइड होता है कि चेंज होना चाहिए, फिर ये चेंज ऑर्डर आ जाता है, ईसीओ। ईसीओ भी ये एमसीक्यू में पूछा जाते हैं, ईसीओ क्या है। वो आप उनसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, यानी जो आपका इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें ऑर्डर में चेंज आया है कि ये चीज़ चेंज हो रही है। ईसीओ डिफाइन द चेंजेस टू बी मेड, क्या चेंजेस होनी चाहिए, द कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कौन से कंस्ट्रेंट, यानी आपको कौन सी चीज़ों को ऑलरेडी मद्देनजर रखना है, देखना है कि भाई ये चीज़ें अफेक्ट नहीं होगी। क्राइटेरिया फॉर रिव्यू एंड ऑडिट, क्राइटेरिया होने चाहिए कि रिव्यू और ऑडिट करके देखा जाए पहले कि भाई ये चीज़ चेंज होगी तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा। ये इसके सारे चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर फॉर्मली स्टेप्स हैं। नीड फॉर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर, डेवलपर इवैल्यूएट, चेंज रिपोर्ट इज जनरेटेड। ये सारे बाजुकात लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये सारे पूछ लेते हैं कि सवाल कर लेते हैं कि इसके प्रोसेस में से कोई पांच बता दो, कोई पांच प्रोसेस बता दो इसके, ठीक है। चेक इन एंड चेक आउट क्या चीज़ है,
ये सेंट्रल स्टेज है एससीएम प्रोसेस की। ये टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं चेंज कंट्रोल के चेक इन और चेक आउट। कौन सी चीज़ चेक इन होनी है, हाँ जी चेक इन है ठीक है, और फिर उसे चेक आउट कर दो, हाँ जी भाई। ये जो है वो दोनों साइड से होता है, चेक इन एंड चेक आउट। उसने जैसे ऊपर बताया भी है कि ये डेवलपर साइड में भी होते हैं और क्लाइंट साइड के ऊपर भी होते हैं, यानी जो कंपनी जो डेवलप कर रही है और जो क्लाइंट है वो दोनों की तरफ से टीम में बैठे होते हैं बंदे। अब इसमें क्या होता है, एक एक्सेस कंट्रोल दरमियान में है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ए है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑडिट इन्फो चेक इन होगा अनलॉक्ड, चेकआउट होगा तो वो लॉक कर देगा कॉन्फ़िगरेशंस को, और फिर जो है वो एक्सेस कंट्रोल में जिसको एक्सेस देना है, ओनरशिप इन्फो प्रोजेक्ट डीबी को ओनरशिप इन्फो दे रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बेसलाइन इसके पास वेरिएंट चेकआउट के लिए आया, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मॉडिफाइड वेरिएंट जो है वो चेक इन के लिए आया नहीं, मॉडिफाइड वेरिएंट जो है वो ठीक था। अगर तो वो ठीक था तो ठीक है, उसको प्रोजेक्ट बी को साइन कर दो, कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन वेरिएंट जो है वो साइन हो गया, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो वो वापस दोबारा वो जाएगा और फिर वो चेकआउट हो जाएगा, नहीं तो वो चेकआउट हो जाएगा कि बेस वेरिएंट जो है बेसलाइन वेरिएंट जो है ये बेसलाइन वेरिएंट आइडेंटिफाई हो चुका है। यानी अगर एक वेरिएंट अगर सही ना हो, इसका डायग्राम का आपको जो मैंने बार बार समझा देता हूँ कि अगर एक सॉफ्टवेयर आया है और वो एक वेरिएंट आया है और वो स्टेबल नहीं है तो वो चेकआउट नहीं होगा, वो जाएगा नहीं आगे। वो वो वेरिएंट को मॉडिफाइड वेरिएंट को दोबारा चेक किया जाएगा चेकआउट स्टेज के बाद। हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी, हाँ जी दोबारा चेक करो, अगर तो वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन में ठीक थी सही वेरिएंट गया है तो फिर वो चेकआउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, ऑडिट क्या होता है कि उसको वेरीफाई करना, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट इंश्योर दैट द चेंजेस हैज बीन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, जो चेंजेस हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो गई हैं, ये तो नहीं कि वो ऐसे ही बस जो है वो डॉक्यूमेंट कर दी गई ये चीज़ का चेंज हो गई है और पीछे से चेंज कुछ नहीं हुआ। तो ऑडिट में यही चीज़ वेरीफाई होती है कि वो चेंज हुई है, प्रॉपर्ली चेंज हुई है, सारी चीज़ें चेंज हुई है, हैज़ द चेंज स्पेसिफाइड ईसीओ हैज़ बीन मेड, have any additional modification have been incorporated, has FTR has been conducted to assess the technical correctness, has the software process been followed, have the SE standard been properly applied, ये सारी बातें जो हैं वो वही कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट की वो बता रहा है। ये भी पेपर में पूछी जाती है, आप इनको याद कर लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन के स्टेटस की रिपोर्ट जो है वो क्या जाती है, व्हाट हैपन, हु डिड इट, किसने किया, कब हुआ, व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड, इसके बाद क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, ये CSR रिपोर्ट के अंदर जो है वो देखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट आज जनरेटेड रेगुलर बेसिस पे जनरेट की जाती है ताकि आपको पता लगे कि भाई जो चेंजेस हुई हैं वो क्या हुई है। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड CMM में एक फेज आता है आपका, सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट का। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं, CM स्टैंडर्ड्स हैं, यानी CMM के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन बनाता है। स्टैंडर्ड में भी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल CM IEEE, ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के वेरिएंट बाज़ औक़ात पेपर में पूछे जाते हैं तो इसलिए याद कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन वाटरफॉल मेथड पे थे, न्यू स्टैंडर्ड आर नीडेड फॉर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब वो ये बात क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं रूल्स होते हैं सेट्स प्रोटोकॉल जिनको आप कहते हैं, कि इसके ऊपर बेस्ड करके ये चीज़ें होनी चाहिए। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ के स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इतना कम अज़ कम मिनिमम ये चीज़ होनी चाहिए, ये रूल्स फॉलो कर रहे होने चाहिए, ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होना चाहिए, फिर ये एक एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह इसके अंदर जो है वो जो बात करनी है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की, वो ये कि रिक्वायरमेंट के वक्त प्रॉब्लम राइज होती है। बड़े सॉफ्टवेयर में मेजर प्रॉब्लम जो है वो जो है वो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट में आती है, माइनर प्रॉब्लम जो है उसी तरह फिर वो पहले कम होती हैं ज़्यादा होती जाती हैं। नोट अ प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टिंग में बहुत कम होती हैं लेकिन इन दी एंड तक जाते जाते अगर रिक्वायरमेंट ठीक होगी तो, वो ये बताना चाह रहा है इसके अंदर, ये जो आपको चार्ट इसने बनाया हुआ है बार चार्ट, वो इसमें समझाना आपको ये चाह रहा है कि अगर मेजर प्रॉब्लम्स को रिक्वायरमेंट स्टेज पर ठीक कर लिया जाए
और तो ही बेहतर आगे का काम चलता है। रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट जो है वो सीएमएम लेवल 2 पे की जाती है। कंटेंट मैनेजमेंट जो है वो उसके लेवल पे की जाती है, लेवल 2 के ऊपर। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर कंट्रोल्ड एंड एस्टैब्लिश बेसलाइन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूज। यानी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसी में सारी चीज़ें पहले से लिखा जाएगा, कौन सा बेसलाइन वर्जन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये उसके बाद जो है वो सारा चीज़ें होंगी। सॉफ्टवेयर प्लान एंड प्रोडक्ट एक्टिविटी कैप कंसिस्टेंट विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ चलनी चाहिए। जो भी प्लान बने, जो भी सॉफ्टवेयर बने, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हों, वो सारी उसके साथ होनी चाहिए अलाइन। SRS डॉक्यूमेंट बात कर रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ी थी ना, उसकी बात कर रहा है कि वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। ठीक है। ये इट इंक्लूड establishing and maintaining an agreement with the customer on requirement for software project। यानी आपकी जो ये एस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है एग्रीमेंट कस्टमर के साथ उस रिक्वायरमेंट, यानी आपको बात ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर होनी चाहिए। आपकी प्रॉपरली बेस लाइन और हर चीज़ जो है रिक्वायरमेंट में डिफाइन होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट क्या हैं? रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट की तरफ हम आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट आईडी होगा, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड ऑन, वर्जन नंबर, स्टेटस, ओरिजिन, सब सिस्टम। इसके बाद क्या बनना है? ये सब सिस्टम। ये भी एक पेपर में पूछा जाता है कि रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट के लिस्ट ऑफ पॉसिबल एट्रीब्यूट, ये पॉसिबल है। ठीक है। रिक्वायरमेंट के 4 स्टेटस होते हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। प्रपोज यानी जो दिया गया अथॉरिटी की तरफ से कि ये वर्जन होना चाहिए, और वो वर्जन जो है वो अगर अप्रूव्ड वर्जन होगा तो अब वो अप्रूव वर्जन, जिसको वो जो अप्रूव हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेड यानी जिसके ऊपर जिसका कोड लिखा गया, द कोड हैज दैट इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट दैट हैज बीन डिजाइन रिटन एंड यूनिट टेस्टेड। वेरीफाइड यानी जो टेस्टेड होके टेस्ट होने के बाद आपका जो आपका फाइनल वर्जन आपका बना जो टेस्ट होके वो वेरीफाइड, ये चौथा प्रोसेस। और पांचवा प्रोसेस होता है डिलीटेड। अ प्लान रिक्वायरमेंट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द बेसलाइन इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एंड हूम डिसीजन वाज मेड टू डिलीट द रिक्वायरमेंट। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो वेरीफाई होने के बाद भी जो है वो वेरिफिकेशन में ये निकलता है कि यार ये तो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ये क्यों डाल दी गई सॉफ्टवेयर के अंदर, ये तो रिक्वायरमेंट में थी ही नहीं। तो फिर वो डिलीट की जाती है, और वो डिसीजन क्यों डिलीट किया गया ये बताया जाता है कि भाई क्यों, किसने डिलीट किया, किसने डलवाई थी ये रिक्वायरमेंट। चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस। अब वो पहले तो ओरिजिनेट सबमिट रिक्वेस्ट करेगा। एवेलुएट द परफॉर्मेंस इम्पैक्ट एनालिसिस को एवेलुएटेड हो गया, फिर रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो अप्रूव हुई। अप्रूव होने के बाद वेरिफिकेशन जो है वो चेंज मेड हो गया, ठीक है, यहाँ वेरिफिकेशन फेल्ड हो गई या कैंसिल हो गया। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई होने के बाद मॉडिफायर हैज इंस्टॉल द प्रोडक्ट, मॉडिफाई हैज इंस्टॉल द प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गए, निकल गया। वेरिफिकेशन स्टेज पे भी वो कैंसिल होगा तो फिर वो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो वो क्लोज होगा, मॉडिफाई हो गए, वो इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो है उसके एंड पे। अब ये उसने एक चार्ट बनाया हुआ है कि रिक्वायरमेंट जो है वो प्रपोज रिक्वायरमेंट जो है वो एक पहले आती हैं, फिर अप्रूव वाली जो है वो बाद में, फिर इम्प्लीमेंटेड, फिर वेरीफाइड, फिर डिलीटेड भी बीच में से कुछ काफ़ी सारे डिलीटेड भी होते हैं। उनका एक चार्ट बनाया हुआ है। ये रिक्वायरमेंट चार्ट स्टेटस मंथ्स के हिसाब से वो जो जो टाइम बढ़ता जाता है, वो देखें वो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है कि जो प्रपोज था वो कुछ और था, बाद में जब वो हुआ तो वो चेंजेस हो गई। या आखिरी पैराग्राफ में मैनेजिंग स्कोप जो है आज के लेक्चर का, ये जरा गौर से पढ़िएगा। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट द रिक्वायरमेंट विल चेंज नो मैटर व्हाट। यानी वो कहता है कि रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होगी, कुछ भी हो जाए, टाइम गुजरता है, रिसर्च होती है, नए किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं, नई किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, तो रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होगी। दैट मीन्स वी हैव टू बी एबल टू मैनेज द चेंज रिक्वायरमेंट। हमें मैनेज करना चाहिए, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो मैनेज करे कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसमें जो प्रोसेस है उसमें मसला ना आए। सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल मस्ट लर्न टू मैनेज द चेंज रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल कौन होंगे? वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही है।
A major issue in the requirement engineering is the rate at which the requirement change once a requirement change once the requirement phase has been officially ended. अब ऑफिशियली जब रिक्वायर्ड फेज एंड हो चुका है और उसके बाद चेंजेस, मेजर इशू ये आता है कि जब वो चेंजेस आ जाती हैं, वी देयरफॉर नीड टू ट्राई टू मिनिमम लेवल फॉर दैट वी नीड टू मेजर द चेंज एक्टिविटी। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो कह ये रहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लाइंट से बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें सारी पूछ लें कि भाई जो रिक्वायरमेंट फेज में आनी है वो सारी बातें मिनिमम जो है वो होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है हम उसी रिक्वायरमेंट फेज में कर दें। नहीं तो जब बाद में चेंज होगा तो फिर आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी तो स्कोप चेंज होगा, स्कोप से डेवलपमेंट चेंज होगी, और उससे चेंज प्रोसेस जब भी होता है तो मसले आते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का जो है वो आखिरी टॉपिक की तरफ हम गए। आखिरी टॉपिक में मैंने जो है माहिर चेंज एक्टिविटी भी मैं आपको पढ़ा दूँ। उसके बाद मैं इख्तिताम करूंगा मयरिंग चेंज एक्टिविटी। अब हम अब चेंज की एक्टिविटी को भी हम मेजर करते हैं कि नंबर ऑफ चेंजेस कितने हुए वीक आफ्टर बेस लाइन, यानी आपकी जो चेंजेस हुई है, नंबर ऑफ चेंजेस प्रपोज जो हुई कितने वीक बाद SRS के। बेस लाइन तो वीक बेस लाइन जो है वो SRS थी जो आपने बनाई इनिशियली, उसके बाद चेंजेस आती रही, अप एंड डाउन जो है वो एक तरह से स्टेबल वेरिएंट नहीं गया। तो उसको हम रिक्वायरमेंट चेंज ओरिजिन क्या, यानी डिफरेंट चीज़ों से चेंजिंग आएगी। मार्केटिंग में चेंज आई, मैनेजमेंट में चेंज आई, कस्टमर ने कुछ चेंजेस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में गया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस में चेंजेस आई, फिर इन दी एंड टेस्टिंग नंबर ऑफ प्रपोज चेंजेस जो है वो बढ़ते एंड द एंड कम ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के जो है वो पर्सपेक्टिव में रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। Now, requirement traceability very important consideration for requirement management. It is really hard to manage requirements that are not traceable. A software requirement specification states if the origin of a requirement is clear. That means that the SRS including reference to earlier spotted document. And SRS is traceable if it is written in a manner that is clear. The reference of each individual requirement stated therein. अभी ये सारी बात का क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं और उनका कोई ट्रेस ही नहीं होता, कोई पता ही नहीं होता कि यार ये चेंजेस किसने कर दी। तो ये ओरिजिन पे क्लियरली ट्रेस होनी चाहिए कि ये ना हो कि आप उस पर डिवेलप कर दो, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं हुई थी और वो रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर दी गई। ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी रखना है कि जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ डेवलप हो रही है, ऐसा तो नहीं कि कुछ और डेवलप हो रहा है बीच में। तो ये आप उसको जो है ये इसका चार्ट का ये जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया गया है कि कैसे मेजर करते हैं। इसका पेपर में कुछ नहीं है, बस ये आपको पेपर में ये पूछा जाता है द नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वेस्ट रिसीव एंड ओपन एंड क्लोज, द cumulative नंबर ऑफ चेंजेस मेड इंक्लूडेड एडिड डिलीटेड एंड मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट के मेजरिंग चेंज हम कैसे करते हैं। द नंबर ऑफ चेंज रिक्वेस्ट दैट आर originating फ्रॉम ईच सोर्स से कितने ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, क्या सोर्स है जो चेंज की रिक्वेस्ट आई है। द नंबर ऑफ चेंजेस प्रपोज एंड मेड इन ईच रिक्वायरमेंट सिंस इट वाज अ बेसलाइन। जो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो हैं वो चेंज हुई हैं बेसलाइन के बाद, वो कब से हुई हैं, कब से होना शुरू हुई हैं। द टोटल एफर्ट डिवोटेड टू हैंडलिंग द चेंजेस, कितनी एफर्ट लगी, कितनी मैन पावर लगी, कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई उसके चेंजेस में, क्योंकि इन दी एंड जब भी रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं कॉस्ट इंक्रीज होगी आपकी। ठीक है। एफर्ट लगेगी, मैन पावर लगेगी, बार बार वही काम दोबारा जो है वो करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस से गुजरेगा, टेस्टिंग होगी, सब कुछ। इसलिए वो रिक्वायरमेंट फेज पे सारी चीज़ें कर ली जाती हैं कि रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पूरी तरह सही तरह आ जाए। अगर यही रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस के ऊपर डिज़ाइन बन गया और फिर डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट हो गई और डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग हो गई और फिर पता चला कि भाई ये तो चीज़ है ही नहीं बीच में, तो फिर सॉफ्टवेयर में क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी, दोबारा सारा कुछ बनाना पड़ेगा, दोबारा क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, दोबारा वो कट करना पड़ेगा। क्लाइंट कहेगा ये तो मैंने तुम्हें कही नहीं थी, ये चीज़ तुमने क्यों डाल दी इसके अंदर, या मैंने कही ऐसे थी और माने ऐसे गई है। तो ये रिक्वायरमेंट फेज के ऊपर
टोटल नंबर ऑफ एफर्ट, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर ने हैंडल करनी होती है। चेंज एक्टिविटी को मैयर करना होता है ताकि जो है वो रिक्वायरमेंट में कोई मसला ना आए। यहाँ पर मैं अपना जो है वो लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो है आप अच्छी तैयारी करें। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन पेपर की तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।